हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरह से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए देखते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखा होगा, उनसे कुछ सीखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और लोगों के साथ इसको शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले केवल आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। जो आज का पहला प्रश्न है वो ज्योग्राफी या फिर ईवीएस जिससे भी आप सोचना चाहें उससे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछ रहे हैं, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वह वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ओजोन गैस है उसको हम किसमें मापते हैं, यानी कि उसका मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम मज़ेदार ऑप्शन है। पहला है गॉप्शन यूनिट, सेकंड है डॉप्शन यूनिट, तीसरा है पार्ट्स यूनिट और जो चौथा है वो है हॉप्शन यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डॉप्शन यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण संस्था का नाम बताइए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें पूछा जा रहा है इनमें से, आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं बताना है, बस जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें बताना है। क्योंकि वर्ल्ड में आप खोजना जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं पता चलेगी। सभी कहती हैं कि हम ही सबसे बड़े पर्यावरणविद है या फिर हम ही सबसे ज़्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ नहीं जाना है, आपको ऑप्शंस में देखना है ऑप्शंस में कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वर्ल्ड ए, सेकेंड है वर्ल्ड आई वॉच, थर्ड है वर्ल्ड वॉच और फोर्थ है वर्ल्ड वाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ल्ड वॉच। और ये जो वर्ल्ड वॉच है ये यूएस में स्थित एक एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसके जो स्थापना करने वाले कौन हैं वो हैं पीटर रैवेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो लक्ष्य है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका लक्ष्य है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर डेटा और विश्लेषण प्रदान करना। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स भी निकाली जाती हैं, जैसे कि इसकी जो मतलब सबसे फेमस रिपोर्ट है उसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जो है उसको वर्ल्ड वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि किसी एक वर्ष में कैलेंडर की वह तिथि जब मानव जगत प्रकृति के द्वारा उसे यानी कि उस मानव को वर्ष के लिए दिए गए संसाधनों के बजट को पार कर जाता है, तो वो जो तिथि है उसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अर्थ सूट डे, सेकंड ऑप्शन है अर्थ ओवर सूट डे, थर्ड ऑप्शन है अर्थ ओवर डे और फोर्थ ऑप्शन है ओवर सूट डे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थ ओवर सूट डे। ये जो अर्थ ओवर सूट डे है इस पता होना चाहिए कि इसको क्यों मनाया जाता है। तो हम ये जो तिथि है ये मान के चलते हैं कि प्रकृति ने हमें एक वर्ष के लिए जितने संसाधन दिए हुए थे, जिस दिन उस संसाधन को हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं उस डे को अर्थ ओवर सूट डे के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि कुछ संसाधन हैं हमें उन्हें पूरे मतलब कि 31 दिसंबर तक यूज़ करना था, पर हमारी जो ज़रूरतें क्या हमारे शौक़ इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम उनको मार्च में या अप्रैल में ही उतने संसाधनों की खपत कर जा रहे हैं। तो उसी डे को हम अर्थ ओवर सूट डे के रूप में मनाते हैं। और ये जो अर्थ ओवर सूट डे है इसको 1986 से मनाया जा रहा है। 1986 से मनाया जा रहा है। हमसे एग्ज़ाम्स में ये सब तो नहीं पूछते हैं, पर हाँ ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि 2023 में वो कौन सी डेट थी जिसको हमने अर्थ ओवर सूट डे के रूप में मनाया है। तो ये हो जाएगा 28 जुलाई।
चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोल रहे हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, मुरादाबाद, कोलकाता, देहरादून एंड रांची। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देहरादून। देहरादून कहाँ पे है? ये है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। जो हमारा उत्तराखंड है जो कि यूपी से अलग होकर के बना था, तो यहाँ पे है देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अन्य ऑप्शन दिए हैं यहाँ भी कुछ है या नहीं। तो जो कोलकाता दिया हुआ है यहाँ पर है भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान सॉरी। और यहाँ पर है राष्ट्रीय जैव रसायन संस्थान, राष्ट्रीय जैव रसायन संस्थान। और जो हमारा दिया हुआ है मुरादाबाद, मुरादाबाद में भी कुछ संस्थान है। इस यहाँ पे जो स्थित है उसका नाम है कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और केंद्र है जिसको कहा जाता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। ठीक है। और जो ये रांची दिया हुआ है, जो रांची है वो झारखंड की राजधानी है और ये जाती है जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके जस्ट ऊपर रांची स्थित है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि सॉरी, ये जो कर्क रेखा है उसके नॉर्थ में किसकी मतलब कौन सी राजधानी आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के उत्तर में आती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 22 मार्च, 23 अप्रैल, 23 मार्च, 27 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 22 मार्च। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें बोला जा रहा है कि अम्ल वर्षा में जल में कौन से अम्ल मिल जाते हैं। ये होगा अम्ल, जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है अम्ल, हालांकि आगे सही लिखा है, को टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देखते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है क्लोरीन और नाइट्रिक अम्ल। जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाइट्रिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें हमको 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा सूचना का अधिकार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूचना के विरुद्ध मतलब अधिकार। हमारे संविधान में हमको ये अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि ये जो समता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 to 18 यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा समता का अधिकार। उसके बाद दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक। और आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमको मतलब आर्टिकल 23-24 में मिल जाता है, आर्टिकल 23-24 में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में सब लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि भारत के संघ की कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनती है। संघ की कार्यपालिका के बारे में पूछा जा रहा है, संसद के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। संसद के बारे में तो मैंने आपको पिछले जो वीडियोस हैं उनमें बताया हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। जो संघ की कार्यपालिका है ये 3 तत्वों से या 3 भागों में बटी हुई या 3 लोगों से मिलकर के बनती है।
जिसमें हमारे राष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और एक लोग आते हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जानिएगा कि अटॉर्नी जनरल भी इसका हिस्सा होते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वह बात है जो मुक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है। यानी कि जो 3 ऑप्शन हैं वो एक दूसरे के जैसे ही होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इन दोनों में ही कॉमन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, सेकंड ऑप्शन है मूर्ति पूजा, जबकि थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रहस्यवाद और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूर्ति पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था। पहला ऑप्शन है 1906 में अपनी स्थापना के समय, दूसरा है खिलाफत आंदोलन के समय, और ये खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। तीसरा है हमारा 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया तब, और चौथा है कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में। जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कोणार्क में जो सूर्य देव का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा अनंत वर्मन ने, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तीसरा है कपिलेंद्र, चौथा है पुरुषोत्तम। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिम्हा। इसका चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि किस शैली में बना है। तो ये बना हुआ है कलिंग शैली में, कलिंग शैली में बना हुआ है, और ये लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। ये जो ग्रेनाइट से बना है इसी वजह से इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और आपने सुना होगा बहुत ही फेमस उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है जहाँ उसमें जो है जगन्नाथ यात्रा निकाली, मतलब रथ यात्रा निकाली जाती है। तो वो जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें से उड़ीसा के जो पुरी नामक स्थान है वहाँ से भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है उसको यहीं कोणार्क में सूर्य मंदिर में ले आया जाता है, सूर्य मंदिर तक ले आया जाता है कि रथ यात्रा के दौरान। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जानने लायक, जैसे कि 1984 में, पहली बात तो ये जानिए कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह 13वीं शताब्दी में बना था, 13वीं शताब्दी में बना था, और जो जिन्होंने बनवाया था उनका नाम दिया ही हुआ है। इसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। और चलिए देखते हैं कि हमारे भारत देश में कुछ अन्य जो सूर्य मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं। जैसे कि हमारा एक सूर्य मंदिर है गुजरात में एक सूर्य मंदिर है जो कि 11वीं शताब्दी में बना था, और इसका जो नाम है वो है मोढेरा सूर्य मंदिर। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर है जिसको हम लोग कहते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर है, और इसको जो है मार्तंड वर्मा के द्वारा बनवाया गया था, और ये जम्मू कश्मीर में है 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके साथ साथ एक और सूर्य मंदिर के बारे में देखते हैं जिसका नाम है कटारमल सूर्य मंदिर। ये भी 8वीं शताब्दी में बना था, और ये वर्तमान में स्थित कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये रही। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा लाइकेंस तथा मॉश, सेकेंड ऑप्शन है फर्न, थर्ड ऑप्शन है मॉश, फोर्थ ऑप्शन है लाइकेंस तथा फर्न्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाइकेंस तथा मॉस। जो लाइकेंस होते हैं वो वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं। जहाँ पे भी वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे उनकी संख्या घटने लगती है, या पाए ही नहीं जाते हैं वहाँ पर।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक किसमें से निकलती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि गोबर के उपलों को जलाने से, सेकंड ऑप्शन है मोटर वाहन के धुएं से, थर्ड ऑप्शन है हरी पत्तियों को जलाने से और फोर्थ ऑप्शन है सिगरेट के धुएं से। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोटर वाहनों के धुओं से। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को CO मतलब CO कहा जाता है सिंबॉलिक रूप में, और CO इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घोटू गैस, इसे दम घोटू गैस कहते हैं। साथ साथ में इसको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया हुआ है, साइलेंट किलर। एकदम है ना प्रोफेशनल नेम, साइलेंट किलर नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है। और इसके साथ साथ ये भी जानिएगा कि ये हवा से हल्की होती है, हवा से हल्की गैस होती है। और ये काफ़ी दहनशील भी है, जैसे ज्वलनशील भी कह सकते हैं। ज्वलनशील भी है और जहरीली तो है ही, जहरीली भी होती है। साथ में ये जो है मोटर वाहनों के धुओं से जो काला काला धुआं निकलता है, जब गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हो जाती हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से जो धुआं निकलता है वो एकदम ब्लैक डार्क ब्लैक निकलता है। तो वो जो गैस निकल रही होती है उसमें से वही है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी वहाँ पे लोग अगर हैं तो उनको इस तरह के जो है सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे सर दर्द आना, चक्कर आना, थकान लगना, मतली सा आना, उल्टी होना। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। इवन बेहोशी भी हो सकती है, और ज़्यादा देर तक अगर वहाँ पे रहे वो तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सेकंड ऑप्शन है हमारा ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, थर्ड ऑप्शन है पक्की मिट्टी को, और फोर्थ ऑप्शन है LPG को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14th का, वो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का, उसमें बोल रहे हैं कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग और कम्युनल अवार्ड। चारों में जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट है 1919 में पारित किया गया था, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें क्या प्रावधान था, इसे काला कानून क्यों कहा गया, तो इसमें था कि बिना अपील, बिना दलील के, एक शक के गुनाह पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो किसी भी क्रांतिकारी को बंधक बना सकते थे, कहीं से भी उन्हें उठा ले जा करके जेल में डाल सकते थे। और इसके लिए आप कोई वकील भी नहीं कर सकते थे। आपके लिए आपके ऊपर मुकदमा चले या ना चले, आपको बहुत दिनों तक, लगभग 2 साल तक बंधक ऐसे बना के रखा जा सकता था, और आपकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती थी। तो इस तरह का कानून बनाया था उन लोगों ने। और इसका जो मेन उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का, वो यही था कि जो उस समय यानी कि 1919 तक जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लोग बढ़ रहे थे और जो राष्ट्रवादी आंदोलन बूस्ट पकड़ रहा था, उसको कमज़ोर करना। इसको जो रॉलेट एक्ट है, इसको जो पास करने वाले हैं, इन लोगों ने इसे एक और नाम दिया था जिसका नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। तो आपसे इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। यही पूछ सकते हैं कि रॉलेट एक्ट कब आया था, ये भी पूछ सकते हैं कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कब आया। रॉलेट एक्ट के नाम से तो इसे काफ़ी लोग जानते हैं, काला कानून के रूप में भी सभी पढ़ाते हैं, पर ये जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादातर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लेकिन ज़रूर पढ़िए। और चलिए देखते हैं और भी कुछ, जैसे कि जो कम्युनल अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड इसके तहत जो है 1932 का है, और इसके तहत जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने
मुझे याद नहीं आ रहा, फिर अगले किसी वीडियो में बताऊंगी आपको इसके बारे में, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया है। इसके साथ रॉलेट एक्ट हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा, यही है रॉलेट एक्ट जो है, उसके जस्ट पहले ही मॉन्टेग्यू घोषणा आई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 में ये कम्युनल अवार्ड के बारे में उधार रहा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। चलिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन है गंगा बचाओ आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है चिपको आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन है शांत घाटी आंदोलन। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। 1989 में मेधा पाटेकर इसके मतलब कि हेड थे, यह इन्हीं की अगुवाई में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। और किस वजह से हुआ था, तो उस टाइम पे जो है सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर पर, सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था। इसी का विरोध करते हुए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है सलीम अली, रमन कुमार, कैलाश सांकला, सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सलीम अली। और ये जो सलीम अली हैं इन्हें बर्डमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो कैलाश सांखला दिया हुआ है, कैलाश सांखला को भी हम लोग एक उपनाम दिए हुए हैं। इन्होंने टाइगर्स को बचाने में बहुत काम किया था, तो इसी वजह से इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं ये चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 4 ऑप्शन है हमारा संसद के प्रति, सेकंड है राष्ट्रपति के प्रति, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, जबकि फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के प्रति। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि जो मतलब मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो मंत्री परिषद है ये मतलब कि एकल रूप से या एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सामूहिक रूप से, तो जो सामूहिक रूप से होगा वो लोकसभा के प्रति होगा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जबकि सिंगल कोई मंत्री है मंत्रिपरिषद का तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र है उसको किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र को किस पुस्तक से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है या उन्हें किसके लिए जाना जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं फिर ऑप्शन है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए, सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं लौह पुरुष के रूप में, थर्ड ऑप्शन है देश बंधु के रूप में। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही दिए हैं। यानी चलिए देखते हैं। फर्स्ट में दिया है ए और बी, सेकंड में दिया है ए एंड सी, थर्ड में ए बी एंड सी एंड फोर्थ में ए अकेले दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए एंड बी। उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन में भी बहुत बड़ा योगदान किया। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो रियासतें थी वो 565 रियासतों में, पूरा जो भारत का अभी खंड देख रहे हैं वो खंड खंड में विभाजित था, लेकिन उनको एक करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाया। इसी वजह से इन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसमें जो हेल्प करने वाले थे वो बीपी मेनन भी थे, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। इसी वजह से हम लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं देश बंधु, तो देश बंधु के रूप में हम लोग जानते हैं चित्तरंजन दास जी को। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के रूप में जानते हैं। तो ये रहे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सारे सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो में, आपको किसी भी पॉइंट में ज़रा भी समझ आता है कि
पॉइंट्स गलत हो सकते हैं या आप किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में करिएगा, किसी भी तरह की अभद्रता करने का प्रयास मत करिएगा। चलिए, आप लोग इतनी देर तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और है, मैंने अपने इसी चैनल पे लूसेंट जीके की जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट की है। आप लोग चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और लूसेंट की बुक का आनंद ले सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको मोटी सी किताब पढ़ने में बहुत समस्या होती है, तो ऐसे लोगों के लिए वो क्लास एकदम रामबाण की तरह है। आप लोग अपने कान में ईयरफोन लगाएं और सिर्फ सुनते जाएं, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। और तब ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।